कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 6 to 12 NCERT की ये सीरीज़ जो स्टार्ट किए हैं, ये आई होप कि ये आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 6 to 12 NCERT काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 6 to 12 तक से ही क्वेश्चन हर एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। आजकल क्वेश्चन का हर प्रश्न पत्र का पैटर्न है कि हर प्रश्न के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा NCERT बेस से ही आते हैं। तो इसीलिए हमने क्लास 6 to 12 NCERT का कंप्लीट कोर्स शुरू करने का प्लान किया, जिसमें हमने क्लास 6 की हिस्ट्री और जियोग्राफी हमने ख़त्म कर दी है, और ये है क्लास 6 की साइंस विज्ञान, जिसमें हमने 2 लेसन ख़त्म कर दिए हैं या 2 लेसन हमने पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं लेसन 3 अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक। तो आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। पहली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट हैं। उनके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन भिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, आप दुकान देख सकते हैं, बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न आदि सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? वस्त्रों में विविधता। क्रियाकलाप 1, अपने आस पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? क्रियाकलाप 2, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर अपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम ये देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? तंतु। तागे किससे बनते हैं? तंतु से। तो आइए तंतु का अध्ययन करें। क्रियाकलाप 3, किसी सूते कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज़ पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई की अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खींचिए या खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? देख सकते हैं किस तरीके से। सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा।
कई बार तागे का ये सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाक से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होते हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। कुछ पादप तंतु। रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए क्या क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बने हैं। कपास, आपने कपास देखा है? रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल यानी कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास के बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसे कपास के खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुके हैं? इस समय खेत कपास के परिफूलों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। देखो कितना खूबसूरत ये लग रहा है कपास का खेत। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। साधारणतः इन कपास बालों को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। यहाँ पे देखिए, जूट या पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों को तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रख देते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? आगे है सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप: एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी भरिए और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सके? रेशम से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से परिचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट, बृहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से
किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ, इनमें 2 प्रमुख विधियाँ बुनाई तथा बधाई है। आइए जानते हैं बुनाई। क्रियाकलाप 2 में आपने ये ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 5, विभिन्न रंगों के 2 कागज़ की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12b में दिखाए अनुसार रेखा खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक करके दूसरी शीट के कटावों से चित्र 3.12c में दिखाए अनुसार बुनिए। 3.12d में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। इसी ढंग से तागों को 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्र की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे को किसी तागे को खींच कर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता है जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास आइए जानते हैं। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं के चर्म और मसूर में से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बरसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियाँ बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्र बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी भिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। चैप्टर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। ये हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे और इसकी फुल एनालिसिस करेंगे। तो देखते रहिए मेरे इस चैनल को। धन्यवाद।